हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे भारतीय संविधान पार्ट 5। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने भारतीय संविधान का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 समझा था। आज हम भारतीय संविधान का पार्ट 5 समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं: विशालतम लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। मूल रूप से संविधान में प्रस्तावना 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 26 भाग, 465 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं हैं। विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान में विश्व के कई देशों के संविधान के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अब इसमें देखिए भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय स्रोत, अब भारतीय स्रोत कौन कौन से हैं? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1909। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1919। तीसरा, नेहरू रिपोर्ट 1928। चौथा, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930। पांचवा, भारत सरकार अधिनियम 1935। छठा, ब्रिटिश आयोगों के विभिन्न प्रतिवेदन। ये भारतीय स्रोत हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम। पहला, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दूसरा, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। तीसरा, तदर्थ नियुक्तियां। चौथा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। पांचवा, प्रशासनिक ब्यौरे। छठा, संघीय लोक सेवा आयोग। सातवां, राज्यपाल का पद एवं स्थिति। आठवां, संघीय शासन प्रणाली, विषयों का बंटवारा। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। नौवां, राष्ट्रपति की आपातकाल घोषित करने की शक्ति। 10वां, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति व शक्तियां। 11वां, राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति संबंधी प्रावधान। और 12वां, एकीकृत न्यायपालिका। ये है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस स्रोत से ये लिए गए हैं। विदेशी स्रोत, अब विदेशों से भी हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से, अब ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है? पहला है संसदीय शासन प्रक्रिया। दूसरा, विधि निर्माण प्रक्रिया। तीसरा, कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली एवं द्विसदनवाद। चौथा, संसदीय विशेषाधिकार। पांचवा, एकल नागरिकता। छठा, विधि का शासन। सातवां, राष्ट्रपति का अभिभाषण। आठवां, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। नौवां, विधि के समक्ष समानता। और 10वां, उच्च न्यायालय का प्रलेख यानी रीट जारी करने का अधिकार। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? पहला है राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन। दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तीसरा, उपराष्ट्रपति का पद। चौथा, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। पांचवा, मौलिक अधिकार, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स है। छठा, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत।
सातवां, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आठवां, संविधान संशोधन में राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदन। नौवां, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 10वां, विधि का समान संरक्षण। 11वां, संविधान की प्रस्तावना का विचार। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से, पहला, संघीय शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति वितरण, शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो व राज्यों को केंद्र में अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्दों का प्रयोग। तीसरा, राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना। चौथा, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करने का प्रावधान। पांचवा, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के संगठन का रूप। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, पहला, समवर्ती सूची। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा एवं उद्देशिका में निहित भावनाएं। तीसरा, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। चौथा, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से, पहला, नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तीसरा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों के नामांकन का प्रावधान। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से, पहला, आपातकालीन उपबंध व उस दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की राष्ट्रपति की शक्ति। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से, पहला, गणतांत्रिक व्यवस्था। दूसरा, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का प्रावधान। तीसरा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का विचार। ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, पहला, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से, पहला, मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं। दूसरा, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता का विचार। ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से, अनुच्छेद 21 की शब्दावली, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं इनको जाना। अब वापस पुनः भारतीय संविधान की जो विशेषता है उनको एक बार और पढ़ लेते हैं अलग से। संविधान में भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य भारत में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। प्रभु संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वदा मुक्त हो और अपनी आंतरिक एवं विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। लोकतंत्रात्मक शब्द से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसका समूचा प्राधिकार जनता में निहित होता है और जो जनता के लिए, जनता में से तथा जनता द्वारा स्थापित की जाती है। देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया किया जाता है। प्रतिनिधियों द्वारा चलाया या किया जाता है। पंथ निरपेक्ष, यह शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। समाजवाद, यह शब्द भी
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। साधारणतया इस शब्द से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में होते हैं या उसके नियंत्रण में होते हैं, किंतु भारतीय समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। एकात्मक तथा संघात्मक संविधान, ये तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत का संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न विशुद्ध एकात्मक, बल्कि यह दोनों का सम्मिश्रण है। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्राय केंद्र सरकार होती है। प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन रहता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान की निम्न विशेषता पाई जाती है। तो भारतीय संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। तो ये संघात्मक यानी दोनों का सम्मिश्रण है। तो यानी संघात्मक संविधान की विशेषता कौन कौन सी है? पहला है शक्तियों का विभाजन, दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता, तीसरा है लिखित संविधान, चौथा है संविधान की अपरिवर्तनशीलता, पांचवा है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये संघात्मक संविधान की विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में पाई जाती है। भारतीय संविधान में एकात्मकता के निम्न लक्षण पाए जाते हैं। अब एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण है? पहला है सशक्त केंद्र, दूसरा है संविधान का लचीलापन, तीसरा है एक संविधान, चौथा है इकहरी नागरिकता, पांचवा है एकीकृत न्यायपालिका, छठा अखिल भारतीय सेवाएं, सातवां है आपातकालीन प्रावधान और आठवां राज्यपालों की नियुक्ति। तो ये एकात्मकता के लक्षण भी भारतीय संविधान में पाए जाते हैं। कठोर व लचीला संविधान, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं कठोर व लचीला संविधान। संविधान की नम्यता और अनम्यता उसके संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान। तो अब भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान में केवल कुछ ही उपबंध ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकतर उपबंधों में संसद द्वारा साधारण विधि द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कठोर एवं लचीले दोनों का ही हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान में सम्मिश्रण है। सरकार का संसदीय रूप, भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। यह व्यवस्था केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों में एक सी है। सरकार का यह स्वरूप इंग्लैंड की सरकार के समान है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के समान ही है। यह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं, उसमें निहित होती है। समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय प्रभुसत्ता अर्थात संसद की प्रभुसत्ता का सिद्धांत ब्रिटिश शासन प्रणाली की विशेषता है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी शासन प्रणाली का लक्षण है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय को अपनाया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स,
भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19(1) च समाप्त कर उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अभी वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ ऐसे निर्देशों का उल्लेख है जिन्हें पूरा करना राज्य का पवित्रतम कर्तव्य माना गया है। इन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। इनका उल्लेख भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये सरकार को कुछ बातें करने और कुछ आदर्श प्राप्त करने का निर्देश देते हैं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 तक के दौरान शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4(a) या 4(क) के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क आर्टिकल 51(a) के जोड़ा गया है। इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता या अभिभावकों द्वारा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। ये सभी मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। खरी नागरिकता हमारा संविधान एक प्रकार से संघीय संविधान है एवं सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता यानी एक संघ की तथा दूसरी राज्यों की होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका की तथा दूसरी उस प्रांत की जहां का कोई व्यक्ति निवासी है। किंतु भारतीय संविधान संघीय होते हुए भी एकहरी नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। फलतः प्रत्येक नागरिक को नागरिकता से उत्पन्न सभी अधिकार, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां समान रूप से प्राप्त है। एकहरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी भारत का नागरिक है। जम्मू कश्मीर राज्य इसका अपवाद था क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का स्वयं का पृथक संविधान था तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। वहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, पहला भारत की और दूसरा जम्मू कश्मीर की। परंतु 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश जारी कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत समाप्त कर धारा 35(a) समाप्त कर दी है तथा जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों, पहला जम्मू कश्मीर व दूसरा लद्दाख में कर दिया है। अतः अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भारत की एकल नागरिकता प्राप्त है। भारत जो जम्मू कश्मीर में 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, वहां क्या हो गई है, वह भी भारत की एकल नागरिकता वहां पे भी प्राप्त हो गई है।
वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान संसदीय शासन की व्यवस्था करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संसदीय प्रणाली से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से है। संविधान निर्माताओं ने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाने का निर्णय किया, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मतदान के समान अधिकार प्राप्त हो। मताधिकार के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की संरचना की गई है। भारतीय संविधान प्रत्येक वयस्क को मताधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रयोग करके वह अपने प्रतिनिधियों को देश का शासन चलाने के लिए चुनता है। भारत का प्रत्येक नागरिक, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि 18 वर्ष की आयु का हो चुका है तो उसे निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय संविधान ने देश के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कर लोकतंत्र की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद या बहस के पारित हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का था, जिसका आशय धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा व आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित उम्र प्राप्त सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। तो यही एक ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद या बहस के पारित हो गया था। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी सारे देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालतें व अन्य निचली अदालतें। स्वतंत्र न्यायपालिका का मुख्य कार्य केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को निपटाना होता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। देश के विधानमंडलों द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में बनाई गई विधियों को उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया संविधान के उपबंधों का निर्वचन अंतिम होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नागरिकों के मूल अधिकारों की संरक्षा करना होता है। उच्चतम न्यायालय न केवल संविधान का वरन नागरिकों के मूल अधिकारों का भी संरक्षक तथा जागरूक प्रहरी है। संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है, जिससे यह निष्पक्ष और निर्भयतापूर्ण न्याय दे सके। इसलिए न्यायपालिका को केंद्र तथा राज्यों दोनों में से किसी के भी अधीन नहीं रखा गया है। संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संघ और राज्यों की समस्त सत्ताओं तथा विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की सत्ताओं का मूल स्रोत संविधान है और ये सभी संविधान के अधीन है। केंद्रोन्मुख संविधान। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की सबल प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान में केंद्र को सशक्त बनाया गया है। आपातकालीन प्रावधान संविधान को एकात्मक यानी केंद्रोन्मुख बनाते हैं। सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा। मूल रूप से अन्य संघीय प्रावधानों की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज व्यवस्था यानी केंद्र व राज्य का प्रावधान था। बाद में वर्ष 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा
तृतीय स्तरीय यानी स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा निम्न प्रकार है। पहला है संघ या केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायत और नगर पालिका। इस प्रकार त्रिस्तरीय ढांचा है सरकार का, संघ या केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के आदर्श से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं का ध्येय भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना था। केंद्र एवं राज्य सरकारों का ध्येय देश की जनता की उन्नति, समृद्धि एवं विकास हेतु तथा उनके जीवन स्तर में सुधार एवं यथासंभव आर्थिक समता की स्थापना रखा गया है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने 2019 में समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र व गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। अनुच्छेद 371 क के तहत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 ख में असम राज्य के संबंध में, 371 ग में मणिपुर राज्य के संबंध में, 371 ग में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, 371 अंग में आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में, 371 च में सिक्किम राज्य के संबंध में, 371 छ में मिजोरम राज्य के संबंध में, अनुच्छेद 371 ज में अरुणाचल राज्य के संबंध में तथा 371 ज में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्रकार से आज की क्लास में भारतीय संविधान भाग 5 को पढ़ा, समझा और भारतीय संविधान की विशेषताओं को हमने आज की क्लास में अच्छे से जानने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, आप भी इनको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों, आपके फ्रेंड्स तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।